मैं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेश सिंह का गैर जिम्मेदाराना बयान। बदले की भावना में 12 वर्षीय बच्चे ने की 10 वर्षीय बच्ची की हत्या। अब जनता ही नहीं बीजेपी के लोग ही बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। कमलनाथ, कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं मन चाहिए। नरोत्तम मिश्रा। एंकर 2। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े ऐलान किए हैं। सभी 10th और 12th की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी और 30 अक्टूबर तक रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2020 से नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का संचालन होगा। साथ ही मंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर बनाएंगे स्टाफ फोर्स पर कहा कि टास्क फोर्स में शिक्षाविद और अन्य विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जो नई शिक्षा नीति को लेकर बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर अनुशंसा करेंगे। उच्च शिक्षा में परीक्षा और नतीजों को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। आइए सुनते हैं कि क्या कहा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उच्च शिक्षा विभाग की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। हम सबकी जानकारी में कि ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है जिसने सबसे पहले हमारी यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम अनाउंस की और इसी आधार पर लगभग हमारे अपने पूरे देश के अंदर हमारी ओपन बुक प्रणाली की एक नई शुरुआत भी देखने को मिली। और हमने ये जो यूजीसी की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से ही सितंबर के माह के अंदर एग्ज़ाम कराना और अक्टूबर के अंदर रिज़ल्ट देना। 1 नवंबर से नया सेशन स्टार्ट करना यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए। 5 अगस्त से सामान्य तौर पर जो हमारे 12th के बाद के बच्चे आने वाले हैं उनकी ऑनलाइन ई प्रवेश की सिस्टम चालू किया है। इसी कारण से कुल 1252 महाविद्यालयों में शासकीय स्तर पर 498 महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त 63, अशासकीय 691। इस प्रकार से 7 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रवेश के लिए हमने ई प्रवेश प्रारंभ किया था और अभी तक पंजीयन जो हुआ है वो 4,12,575 हो गया है। वो भी कोरोना जैसे कष्ट के बावजूद भी। जो इस बात में मुझे गर्व भी है कि पिछले 2 साल से जानबूझ करके सामान्य प्लेन डिग्री कोर्स के एडमिशन को टाला जाता था और इसके मजबूरी में लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी और जगह जाते थे। जिनको पढ़ना है बीए, बीकॉम, बीएससी, उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी और व्यावसायिक कोर्स में चला जाए। एक बड़ा थोड़ा अलग टाइप का गेम होता था जिसको सामान्य डिग्री लेना, उसको सामान्य डिग्री के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें हम आगे रहे हैं। और जो खास करके विकल्प वाले विद्यार्थी हैं जिनको अपने कोर्सों से इधर दाएं बाएं जाना है वो 3,67,912 हैं। प्रवेश हेतु जिनने अपने आवंटन कराया है वो 2,26,078 विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज तक हमारे पास में खासकर जो प्रवेश लेने वालों की संख्या हो गई 92,879। इसी प्रकार से उस स्नातक के बाद स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की संख्या जो है वो पंजीयन हुआ है 1,47,114। विकल्प देने वाले 1,32,000 और आवंटित जिनको सीटें हो गई है उनकी तारीख हमने दी है 10 तारीख तक सबको सीट आवंटित कर दी जाएगी पीजी के लिए। अभी वर्तमान में जब कोरोना का संकट आया तो हमने कहा था हमारी जो एग्ज़ाम खास करके ईयरली जो 50% पे हमने कहा था अगर अपनी एडमिशन फीस वो दे करके प्रवेश ले सकता है। मेरी जानकारी में आया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी तो 50% में तो चल जाएगा, लेकिन प्राइवेट के स्तर पे किसी की 30,000, किसी की 35,000, तो वो एडमिशन की फ़ीस भी ज़्यादा पड़ रही थी कि एक साथ 15,000 20,000 एडमिशन के लिए उसको खर्चा लग रहा था। और एडमिशन के लिए अगर हम थोड़ी छूट दे देते तो बाद में ईयर में भी वो कभी कभी टुकड़ों में दे सकता है। तुरंत उसमें संशोधन किया और 1,000 रुपया मात्र से ही हमने प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। तो ये भी ये पूरे देश में हमारा एकमात्र प्रदेश है जिसने यूजी पीजी के बच्चों के लिए अपनी 50% में भी 1,000 रुपये के आधार पर उसको प्रवेश की गुंजाइश दी है।
50% के आधार पर बाकी वो अपनी परीक्षा काल तक जो आगामी मार्च अप्रैल तक होने वाली है वो बाकी पैसे उसमें दे सकेगा। इस हिसाब से लगभग 10 तारीख को हमारे अकेले एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में ही 85,000 विद्यार्थी 10 तारीख से परीक्षा में बैठने वाले हैं। और ये जो ओपन बुक प्रणाली है, जिस ओपन बुक प्रणाली में हमने जो परीक्षा इंट्रोड्यूस की है, आपको ध्यान में आएगा कलकत्ता से लेकर के कई बड़े महानगरों ने इस बात को बड़े गर्व से कहा है कि हमने हमारी परीक्षा प्रणाली विकसित कर ली। ये सारी कापी हमारी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी प्रणाली को लोग अपनाएं, ये इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से जो भी अभी भी बच्चे हुए हैं जिनको एडमिशन लेना है, वो ऑनलाइन 1,000 रुपये पंजीयन के साथ अपने मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में वो प्रवेश ले लें। जिन भी बच्चों की ये एग्ज़ाम के बावजूद भी कोई कारण से छूट जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि कोरोना के संकट के कारण से अभी अगर एग्ज़ाम में नहीं दे पा रहे तो एक चांस उनको और देंगे, लेकिन ये जो चांस देंगे वो लास्ट चांस हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा इस सेशन में वो सभी लोग परीक्षा में बैठ जाएं। और ये जो परीक्षा भी हो रही कोरोना के कारण से, इसमें ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से घर कापियाँ अपने आप लिख सकते हैं। और नज़दीक के हायर सेकेंडरी स्थान पर लगभग 7,500 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी के सेंटर हमने बनाए हैं, वो एक साथ अपनी सारी कापियाँ वहाँ जमा कर सकेंगे। उसी प्रकार से उनके जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया है, उनके सारे रिज़ल्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है, वो उनके अपने रिज़ल्ट उसमें मिल जाएंगे। हम सब, चूँकि ये उच्च शिक्षा के मामले में अब नई शिक्षा नीति का माहौल बना है, और इस नई शिक्षा नीति के माहौल में वर्तमान में आज ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, उनके साथ में मध्य प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हुआ है। और कुल मिलाकर के हम ये चाह रहे हैं कि ये जो अगला सत्र आता है उसके साथ साथ हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो जाए, जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के कारण से ये दोहरी जो एक तरह से व्यवस्था है, जिसके आधार पर कोरोना कारण से हमारा सेशन भी स्टार्ट होने में जो 3 महीने का अभी जो समय जाने वाला है, लेकिन आने वाले समय में जो उसके लक्ष्य हैं वो उसके साथ बराबरी रूप से हमने तय किया है। सभी प्रिंसिपल, सभी वाइस चांसलर, सभी शैक्षणिक संस्थान जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सबको दोनों के साथ दोनों पे काम करने के लिए बताया है कि हमारा सेशन भी चलता रहेगा और स्नेह धीरे धीरे नई शिक्षा नीति को भी हम लागू कर देंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं, मन चाहिए। साधन सब जुट जाते हैं, बस संकल्प चाहिए। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इन्होंने 15 महीने तक कुछ नहीं किया था, ना तो किसी को रोजगार दिया और ना ही इन्होंने किसी छात्रा को स्कूटी दी। कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। शिवराज सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, वो सदैव से किसानों के पक्ष की रही और किसानों के लिए सदैव से हम करते आए। इन्होंने सिर्फ कहा है, हमने किया है। अब चूंकि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी, ये धोखा देते रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है। एक भी व्यक्ति का 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं कर पाए, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, किसी बेटी को स्कूटी नहीं दे पाए, किसी को रोजगार नहीं दे पाए, तो इनको सब ऐसे ही नजर आता है। माननीय कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम झूठ बोलते या कुछ नहीं करते तो लगातार 15 साल से कैसे जीत रहे हैं? आखिर जनता वही तो विश्वास करती होगी ना। आप तो 15 साल के बाद भी बहुमत नहीं ला पाए। लंगड़ी लूली सरकार चलाई आपने और पटक दी। शायद उनने अपने भाई का वो विजुअल और फुटेज देखे नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने, जो कमलनाथ की सरकार में थे, जब माननीय लक्ष्मण सिंह जी स्वयं ताला तोड़ने गए थे खाद की कालाबाजारी। वो देख नहीं पाए होंगे, इसलिए मैं बता तो रहा हूँ, झूठ बोलने की खा रहे हैं। जनता के बीच जाना तो है नहीं। ट्विटर और टीवी पर आप लोग स्थान देते हो तो लगे हुए नहीं होगी, उनको नहीं होगी जरूरत, इसलिए उन्होंने कहा है। वर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, मित्र हैं मेरे। आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और लगभग 30 के लगभग प्रस्ताव हैं, जिसमें काफ़ी विधेयक हैं।
काफ़ी सत्र से जुड़े मामले भी हैं और जनहित के मुद्दे भी हैं, चाहे वो एरिकेशन के हों चाहे पीडब्ल्यूडी के हों। राहुल मित्र, जब तक ग्रॉस रूट पर नहीं जाएंगे ना ये लोग, जब तक इसी तरह के दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, इससे नौजवान को कितना फायदा है किसी नौजवान से पूछें तो सही। अपने बुलाए हुए प्रायोजित करके लोग बिठा लेना और फिर पीओएसयू का विरोध करना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नीचे की जानकारी लो। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमको मर्यादा, खासकर शाब्दिक मर्यादा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर नारी की पूजा होती है। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूँ कह दें कि नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। मैं अच्छा नहीं मानता जिस तरह के शब्द आदरणीय कंगना जी के लिए बोले गए। मित्र, जब तक ग्रॉस रूट पर नहीं जाएंगे ना ये लोग, जब तक इसी तरह के दिवा स्वप्न देखते रहेंगे, इससे नौजवान को कितना फायदा है किसी नौजवान से पूछें तो सही। अपने बुलाए हुए प्रायोजित करके लोग बिठा लेना और फिर पीओएसयू का विरोध करना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नीचे की जानकारी लो। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमको मर्यादा, खासकर शाब्दिक मर्यादा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर नारी की पूजा होती है। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूँ कह दें कि नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। मैं अच्छा नहीं मानता जिस तरह के शब्द आदरणीय कंगना जी के लिए बोले गए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सतीश सिकवार के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि रोज बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं और बहुत सारे ले रहे हैं। बीजेपी से अब जनता ही नहीं, बीजेपी के लोग ही नाराज होने लगे हैं। ये बहुत सारे लेना चाहते हैं, बहुत सारे रोज ले रहे हैं। कल भी 20 आए थे जिन्होंने लिया। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तरसते हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, आज का मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता और ये 27 सीट जहां उपचुनाव हो रहा है, इसकी जनता पर पूरा विश्वास है। वो कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 25 कांग्रेस विधायक अब बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। साथ ही आर्थिक संकट के बाद भी मंत्रियों का आयकर टैक्स सरकार द्वारा भरे जाने के निर्णय पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है। मंत्रियों का आयकर टैक्स भरने की तैयारी कर रही सरकार। नहीं, मैंने अभी इसको देखा नहीं है क्या है। नहीं, मैंने अभी इसको देखा नहीं है क्या है। तो वैसे तो मंत्रियों ने अपना वेतन कोरोना में देने का पहले से मुख्यमंत्री जी ने तय किया हुआ है और सभी माननीय मंत्रीगण अपना वेतन कोरोना में दिया है, विधायकों ने दिया है और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी देंगे। देखिए, वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मुझे जो जानकारी है, उन्होंने ये कहा कि आतंक का वातावरण था और आतंक के वातावरण के बारे में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में उस समय आतंक का वातावरण था, डर का वातावरण था, लोगों को डरा कर लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, माफिया के नाम पर जेलों में डाला जा रहा था। तो एक आतंक का वातावरण उस समय बना हुआ था। उन्होंने वो कहा है। माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने आतंकवादी नहीं कहा।
देखिए, पहले भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि ये जो धान का मामला है, ये जनवरी 2019 के समय का पूरा मामला है। 2019 में ये धान खरीदी में गड़बड़ियाँ हुई हैं और पहले भी कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो घटिया धान आया, जो जानवरों को खिलाने वाला जो चावल था, वो यहाँ पर लाके खपाया गया और अच्छा चावल बेचा गया। ये जांच इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दी है। EOW इसमें जांच कर रहा है। जहाँ जहाँ पर भी और भी नए तथ्य आ रहे हैं, वो सभी जांच में सम्मिलित किए जाएंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। इंदौर शहर से सोमवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बच्ची का एक 12 साल के बच्चे ने सर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्यवाही कर खुलासा किया कि बच्ची ने बच्चे के सफेद चूहे को मार दिया था, जिस कारण बच्चा गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने बच्ची की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए DIG हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि बच्ची हर बार बच्चे को फ्री फायर नाम के गेम में हरा देती थी, जिससे गुस्सा बढ़ते बढ़ते बच्चे के अंदर बदले की भावना में बदल गया। आज एक बड़ी ही एक दर्दनाक घटना हुई और मुख्य तौर पे इस घटना का एक खुलासा कम मुख्यतः आम अभिभावकों के लिए एक सबक की तरह है कि अपने बच्चों को हम वीडियो गेम दे देते हैं और उस पर नज़र नहीं रखते कि आखिर वो वीडियो गेम में किस तरह का हिंसक गेम खेल रहे हैं। लफुड़िया थाना क्षेत्र में निरंजनपुर के इलाके में एक ही फ्लैट में, एक ही बिल्डिंग में, आसपास के फ्लैट में एक बच्ची जो कि 5वीं क्लास में पढ़ती थी और एक बच्चा जो उसका पड़ोसी था, वो 6ठे क्लास में पढ़ता था, तो दोनों साथ रहते थे। दोनों अपने अपने घरों से एक फ्री फायर नाम का वीडियो गेम खेला करते थे। उस वीडियो गेम में ऑनलाइन 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं, जो अपने अपने घरों से ऑनलाइन रह करके एक दूसरे के अपोनेंट की तरह खेल सकते हैं। उस वीडियो गेम में दोनों बच्चे खेलते समय सामान्य तौर पर बच्चे को बच्ची हरा देती थी और यह बात धीरे धीरे उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना लेने लगी। उसने उसे खेल के रूप में न लेकर उसे ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। इसी बीच में एक घर में किसी चूहे, सफ़ेद चूहे, कोई पालतू चूहे को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें बच्चे का आरोप था कि संभवतः उसको बच्ची ने मार दिया, ऐसा उसका आरोप था। इस बात को लेकर के वह बच्ची को लेकर के इस बात में बात करने के लिए लगभग घर से 100 मीटर की दूरी पर ले गया। वहाँ ले आकर के उसने एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारा, जहाँ बच्ची गिर गई, और उसके बाद उसने कुछ और पत्थर 1-2 उसके सिर पे दे मारे। अंततः सिर में लगी चोट के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण बाद में बच्ची की मृत्यु हो गई। मुख्य तौर पर यह घटना जिस तरह से बच्चों में हिंसा बढ़ रही, एक बच्चा जो कि 10-11 साल का खुद है, एक बच्चा जो खुद 6 क्लास में पढ़ता है, वह उस बच्ची को मार देता है जो उसके साथ हमेशा खेलती है। उस बच्ची के साथ इस तरह का हमला करता है जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवार, और दोनों परिवार एक बिल्कुल सगे संबंधियों की तरह साथ रहते हैं। उस बच्ची को सिर्फ इसलिए मार देता है कि उसके मन में एक गहरा आक्रोश है, एक वीडियो गेम में लगातार हारते जाने के कारण। इस तरह से पूरी घटना का खुलासा जरूर हो गया। पुलिस ने क्योंकि बच्ची का मामला था, बच्ची की उम्र 10 साल के आसपास थी, और इस पूरे मामले को पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया, तत्परता से लिया। हमारी पूरी टीमें, हमारे SP ईस्ट, एडिशनल SP थाना भरी पूरी टीम हमारी वहाँ पर उस इलाके में तत्काल तत्परता से लग गई। हम लोगों ने लगातार उस इलाके के, चूँकि शुरू में स्थिति स्पष्ट नहीं थी और न परिस्थितियाँ स्पष्ट थी, न घटना का स्वरूप मालूम था, लेकिन पूरी टीम ने काफ़ी तत्परता से काम किया और अंततः 2 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। इस मामले के जितने भी पहलू हैं उनकी सारी परतें हट चुकी हैं। इसमें
जो जानकारियाँ हैं इस घटना से जुड़ी, जो सामान्य तथ्य हैं वो सामने आ चुके हैं और पुलिस मुख्य तौर पे इस बार और जो चीज़ हैं, जो तथ्य हैं उनको और करेगी। बच्चे को बाल संरक्षण गृह में भेजा जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम वीडियो गेम अगर कोई बच्चों को दे रहे हैं तो एक अभिभावक के तौर पर हमें इस बात पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि वो गेम किस हद तक हिंसक है, किस हद तक बच्चों को हिंसक बना रहा है और साथ ही साथ बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके स्वभाव में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में न रखें तो शायद खेल खेल में इस तरह की घटनाएं जो कि हत्या की तरह विभत्स होती हैं स्वरूप ले सकती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।